What if India's future fuel was growing in its fields today? India's ethanol blending program is transforming energy security and cleaner mobility. India's ethanol blending program aims to reduce oil imports, but questions remain. And why do consumers often have limited fuel choices at the pump? A smoother transition may require gradual implementation, wider availability of fuel choices, faster adoption of flex fuel vehicles, clearer fuel labeling, and continued engine improvements. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी आईएएस डेस्क ऑफिशियल। आई होप कि आप सब लोग ठीक है और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग भी है और 1 और 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इंडिया की इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को भी समझेंगे और जो गोल है, जो सरकार का गोल है उसको ये 100 तक ले जाना है। तो इस और एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है इसके अराउंड कि गवर्नमेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कि इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है और इस पॉलिसी के जो इम्प्लीकेशन से इम्पैक्ट है वो हमें नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में पता चलेंगे। तो लोग बहुत अपसेट हुए क्योंकि उनको लगा कि सरकार जो है उनकी व्हीकल्स को, उनकी गाड़ियों को एज़ एक्सपेरिमेंट यूज़ कर रही है। तो उनके लिए उनके बहुत ही नॉर्मल कंसर्न्स थे कि माइलेज उनका बहुत ही माइलेज पे इम्पैक्ट हो रहा है और इंजन इम्पैक्ट हो रहे हैं और चॉइस भी नहीं है पेट्रोल पंप्स पे कि E20, E30 या जो भी ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन के चॉइसेस भी नहीं है। तो हम देखते हैं कंट्रोवर्सी को और उसमें गवर्नमेंट का स्टैंड को भी देखते हैं और इसको बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ पे जाएँगे तो एग्ज़ाम्स तो क्लियर नहीं होंगी। और अगर हम गवर्नमेंट का स्टैंड और न्यूट्रल होके इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट्स अपने अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही यूनिक वे में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इंडिया का कहना है अगर हमने E100 अचीव कर लिया तो इंडिया जो है एनर्जी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, मतलब सेल्फ रिलायंस हो जाएगा और क्लियर एनवायरनमेंट जो है मतलब 2070 में इंडिया का गोल है कि ज़ीरो पोल्यूशन को टारगेट को अचीव करना है, तो वो टारगेट अचीव करने में भी आसानी होगी और जो हमारी इकोनॉमी है, जो हम यू नो ऑयल के लिए हम बहुत डिपेंड करते हैं गल्फ कंट्रीज़ पे, एलपीजी गैस के लिए 69%। तो अगर हम E100 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को ले जाएँगे, तो हमारी इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो सकती है क्योंकि हमें पेट्रोल पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो कंट्रोवर्सी वही है जो मैंने बताया। तो कंट्रोवर्सी को गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जुलाई 8 2026 को गवर्नमेंट ने कहा कि जो सर्कुलेट हो रही है वीडियोस वगैरह, तो ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट वाली बात नहीं हुई है। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बताया अगर एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज़ हुआ भी है हियरिंग के टाइम पे, तो जो अटॉर्नी जनरल हैं वो उन्होंने यूज़ किया है इथेनॉल की प्रोडक्शन के वॉल्यूम को बताने के लिए कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है इथेनॉल की, तो वो वर्ड एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया है। पॉलिसी को एक्सपेरिमेंटल नहीं बोला गया है क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत ही वेल प्लान पॉलिसी है और एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट का यही पोजीशन है, इस पे स्टैंड है कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वेल प्लान पॉलिसी है और कोई एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी नहीं है, राइट? ओके। एक और न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर्स ने ही बताया कि गवर्नमेंट का गोल है कि हम E100 इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंचना है फ्यूचर में क्योंकि इससे इंडिया सेल्फ रिलायंस हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन में और हमारी डिपेंडेंसी गल्फ कंट्रीज पे भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल है क्या, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है और उसमें सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल है क्या। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल वो फ्यूल है जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट और एल्गीज वगैरह से बनता है, ठीक है? और इसको फर्मेंट किया जाता है, जैसे इडलीज़ वगैरह का जो बैटर है उसको फर्मेंट किया जाता है, राइट? तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में माइक्रोब्स और ईस्ट वगैरह को डाल के शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके अल्कोहल बनाया जाता है। तो ये अल्कोहल ऑक्सीजन के एब्सेंस में बनाया जाता है, राइट? तो ये भी अल्कोहल है लेकिन ये पेट्रोल में ब्लेंड करने वाली या गाड़ियों में डालने वाली अल्कोहल होगी, पीने वाली नहीं होगी, राइट? ओके। तो
इथेनॉल इंडिया में गन्ने के जूस से बनाया जाता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे चल रही है। तो अब मक्का और सरप्लस राइस को भी, बचे हुए चावल चावल को भी यूज़ किया जा रहा है, और खराब हुआ अनाज जो है, डैमेज फूड ग्रेन, उसको भी यूज़ करके इथेनॉल की प्रोडक्शन हो रही है। इथेनॉल का एक और क्लासिफिकेशन है 1G, 2G, 3G। ये मटेरियल जो यूज़ किया जाता है और टेक्नोलॉजी जिससे बनता है, उस पे एक क्लासिफिकेशन है। 1G मतलब अनाज और गन्ना, 2G मतलब पराली और बाँस और स्ट्रॉस वगैरह जो होते हैं वो, 3G मतलब अलगे वगैरह से बनने वाला इथेनॉल। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो अब समझते हैं ब्लेंडिंग क्या है? E10, E20, E100 क्या है? तो ब्लेंडिंग वही है जिसमें इथेनॉल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ, ताकि जैसे इंडिया के मैटर में क्रूड ऑयल की जो डिपेंडेंस है वो कम हो और कार्बन एमिशन भी कम हो। तो E10 और E20 का मतलब ये है कि 10% इथेनॉल और 20% इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में। 10% मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल, और E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, ठीक है? और E100 मीन्स ये बिल्कुल प्योर इथेनॉल होगा, उसमें बिल्कुल पेट्रोल नहीं होगा। और जो गाड़ियाँ, जो व्हीकल हमारे लिए कंपैटिबल है, E10 के लिए तो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ कंपैटिबल होंगी। E20 के लिए सारे इंजन्स कंपैटिबल नहीं होंगे। इसलिए E100 की पॉलिसी अचीव करने से पहले इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का आना या उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ब्राज़ील का मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है, हम समझेंगे इसको कि ये मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है और हम इंडिया में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अ, तो अब हम देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का ऑफिशियल टारगेट क्या है और हमने कितना टारगेट अचीव किया है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अंतर्गत ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत। तो गोल यही है, जो हैवी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, इसको कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम करना है और फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना है। और माइलस्टोन जो हमने अचीव किया है वो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट था। वो टारगेट को अचीव करना था 2013 में, 5 साल बाद, लेकिन हमने इसको 2025 में ही अचीव कर लिया और अप्रैल 26 से हर पेट्रोल पंप पे इंडिया के आपको E20 ही मिलेगा। और इंडिया की जो प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 2014 में हम 2 बिलियन लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस कर पाते थे, जो कि अब बढ़ के हुआ है 20 बिलियन लीटर पेट्रोल, क्योंकि हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, मतलब 11 बिलियन लीटर ज़्यादा है, तो हम एक्स्ट्रा लेवल पे इथेनॉल को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और ये जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये सारे काम इसके अंतर्गत चलते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा फीड स्टॉक यूज़ किया जा रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, उसको देखने के लिए नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाया गया है, राइट? तो गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव किए हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को की इम्प्लीमेंटेशन को ईजी करने के लिए? तो इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाई गई है। 2018 से 2022 तक इथेनॉल प्लांट्स लगाने के लिए सस्ता लोन दिया गया था कंपनीज़ को। और सेकंड, लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट। इससे क्या हुआ था, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं इथेनॉल प्लांट्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लिए थे, और ताकि उनकी डिमांड्स भी स्टेडी रहे और जो पेमेंट्स है वो टाइम पे रिलीज़ हो जाए। मिनिस्टर प्राइसिंग, इसमें इथेनॉल की प्राइसिंग को पहले ही फिक्स किया गया था ताकि कंपनी जो इन्वेस्ट करेंगी उनको इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जीएसटी रिडक्शन किया गया है। इथेनॉल पे जीएसटी 18% था पहले, उसको घटा के 18% से 5% किया गया है, ताकि प्रोडक्शन भी सस्ता हो जाए और ब्लेंडिंग भी ईजी हो जाए। और अमेंडमेंट किया गया है एक्ट में, अमेंडमेंट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1953, ताकि इथेनॉल को स्टेट टू स्टेट आसानी से भेजा जा सके या लाया जा सके, ट्रांसफ़र जो है इथेनॉल का ईज़ी हो जाए। इससे इससे क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट हुए? इसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट ये हैं कि हमारा फॉरेक्स सेविंग और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत ही अच्छा विकल्प मिला है। 2000 2014 में इंडिया ने 1.4 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज बचाए हैं, क्योंकि हमने तभी इथेनॉल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। और अब जो ग्लोबल
ऑयल प्राइस के जो शॉक्स चल रहे हैं वार की वजह से, तो उसके लिए भी हमारे पास ये बहुत अच्छा विकल्प है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा इंडियन इकोनॉमी पे। और एग्रेरियन एम्पावरमेंट हुए, किसानों की जो इनकम है वो बढ़ी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, क्योंकि 1.18 लाख करोड़ किसानों को मिले हैं जब से इन्होंने अपनी अपने फसलों को बेचना शुरू कर दिया है, और 1.96 रिफाइनरीज डिस्टिलरीज वालों को मिले हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। अब किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं रहे, अब किसान ऊर्जादाता भी हो गए हैं। और मतलब यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जॉब क्रिएशन भी हुआ है। क्लाइमेट एक्शन पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इथेनॉल जो है वो ऑक्सीजनेटेड फ्यूल है। मतलब इसमें ऑक्सीजन होता है, इसलिए पेट्रोल पूरा जलता है और कोई कंपोनेंट बाकी नहीं रहता। इसलिए E20 से 832 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशन कम हुआ है, और E30 और E100 तक अगर जाएंगे तो जो हमारा नेट ज़ीरो पॉल्यूशन का जो 2070 में जो टारगेट है उसको हम इजीली अचीव कर पाएंगे, राइट। और वेस्ट टू वेल्थ, ये जो को प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं डिस्टिलरी से, वहाँ पे जो जानवरों को जो फूडर खिलाया जाता है, जो चारा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस चारा भी बनता है। तो यहाँ पे इथेनॉल बनाने के बाद जो वेस्ट बनता है वो भी न्यूट्रिशनल फूडर होके जानवरों को खिलाया जा सकता है। तो इसमें कोई भी वेस्ट नहीं है, ज़ीरो वेस्ट है। तो जो मैंने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की बात करी है, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके। और उसके बाद हम देखेंगे इंडिया E100 की तरफ क्यों बढ़ रहा है और क्यों बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हमारी डिपेंडेंसी है गल्फ कंट्रीज़ पे 89% क्रूड ऑयल के लिए और 60% LPG गैस के लिए। और जब क्राइसिस चल रहे थे, एनर्जी क्राइसिस 2008 में, तो इंडिया ने 147.5 डॉलर पर बैरल इन्वेस्ट किया है, और रशिया यूक्रेन वार में 139.13 डॉलर इंडिया ने इन्वेस्ट किया है और स्पेंड किया है। तो अब जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अमेरिका, इज़राइल और ईरान का, तो उसमें भी हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑयल का ट्रांसपोर्ट के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक बहुत अच्छा विकल्प है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, राइट। और यहाँ पे स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, जो विंटर में नॉर्थ इंडिया में पराली जला के स्मोक वगैरह की प्रॉब्लम होती है। अगर 2G और 3G, मतलब जब पराली वगैरह से इथेनॉल बनता है, अगर किसान इस पराली को या इस वेस्ट को रिफाइनरीज को दे देंगे तो किसान की इनकम भी हो जाएगी और इथेनॉल प्रोडक्शन भी इजी हो जाएगा और स्टबल बर्निंग के लिए सोल्यूशन भी हो जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी बाय डिसेंट्रलाइजेशन, तो बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में हैं, और बहुत सारे डिस्टिलरीज जो हैं वो खेतों के पास होते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। तो अगर एक में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे डिस्टिलरीज होंगी और रिफाइनरीज होगी, तो जो इकोनॉमी है उस पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं होगा। सर्कुलर इकोनॉमी है, जो जो इंडिया में वेस्ट जनरेट होता है 78.2 बिलियन टन वेस्ट एनुअली। चाइना के बाद सेकंड जो है वो इंडिया ही है वेस्ट जो फूड होता है जनरेट करने में। तो डैमेज फूड और वेस्ट फूड को और एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ को भी हम इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल होगा कि हम वेस्ट से भी वेल्थ बना सकते हैं। तो चैलेंजेस हैं, व्हीकल कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि प्योर इथेनॉल डिलीवर्स 45 to 55% लेस एनर्जी कंपेयर टू पेट्रोल, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा माइलेज पे। तो यही कंज्यूमर्स की कंसर्न्स हैं। और E20, E30 और E100 पे जो पुराने इंजन से वो डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है उनकी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई। टैक्स डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो इथेनॉल है वो 5% पे GST पे मिल रहा है, और जो प्योर पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल है उससे टैक्स पे मिल रहा है। तो कंज्यूमर्स को E20, E30 खरीदने का कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि प्राइस दोनों का सेम मिल रहा है।
और फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट में अगर हम मक्का और राइस को यूज़ करने लग जाएंगे तो मार्केट में लेस अवेलेबल होगा और इन्फ्लेशन, ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तब क्योंकि अब एलिनो चल रहा है इंडिया में, एलिनो मतलब बारिश कम हो रहा है, तो इसकी प्रोडक्शन भी कम होने वाली है। तो अगर ये प्रोडक्शन कम होगी और ये इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ हो जाएगा तो ये चीज़ें बहुत महंगी हो सकती हैं। तो फूड सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है या ऑयल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है ये बहुत ही हाई वाटर कॉस्ट होता है इन पे, क्योंकि इनको ग्रीन फ्यूल बोला जाता है, लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल है अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा वाटर यूज़ होता है, राइट। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए हमें मिनिमम 2800 to 3000 लीटर वाटर चाहिए। तो महाराष्ट्र, यूपी और बिहार जैसे वाटर स्ट्रेस गाँव में अगर शुगर केन बेस्ड इथेनॉल को इनकरेज किया जाए तो वहाँ पे सारा ग्राउंड वाटर ही ख़त्म हो जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना वेल डेवलप नहीं है इंडिया में। इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा होना चाहिए। बिना सब्सिडी के ऑयल कंपनीज़ और कंज्यूमर्स के लिए E100 तक जाना इकोनॉमिकली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फ्यूल स्टेशन पे भी अलग अलग टैंक्स होनी चाहिए और डिस्पेंसिंग यूनिट होनी चाहिए E30 E100 के लिए, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, राइट। और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ब्राज़ील मॉडल। ब्राज़ील ने 1970s में ऑयल शॉक के बाद फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की इकोसिस्टम बनाया और 80% कार वहाँ आज आप देखेंगे तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं। और 1979 में ईरान रिवॉल्यूशन के बाद ब्राज़ील ने E100 कंपैटिबल व्हीकल्स भी लॉन्च कर दिए, राइट। और 1985 तक पेट्रोल पंप्स पे ड्यूल पंप्स थे, एक नॉर्मल पेट्रोल और एक E100 पेट्रोल। और 2003 में ब्राज़ील ने कमर्शियल फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च किए। इनमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंजन सेटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं और इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल का रेशो जो होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, इथेनॉल पेट्रोल रेशो। अगर अभी आप ब्राज़ील की कंडीशन देखेंगे तो 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेटरी है और उसमें 51.8% फ्यूल अल्कोहल ही होता है। दूसरा सोल्यूशन है इंसेंटिवाइज फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। इंसेंटिव करना फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को, गवर्नमेंट को इथेनॉल टारगेट को कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के 2027 के साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि इसमें जो ऑटो मेकर्स है वो इनकरेज हो जाए और इनकरेज हो फ्यूल फ्लैक्सेस गाड़ियाँ बनाने के लिए, राइट। और रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए कि E20 E30 E100 सब पर यूनिफॉर्म लोअर GST स्लैब लगाए, ताकि कंज्यूमर्स जो भी बेनिफिट हो, कॉस्ट बेनिफिट, वो कंज्यूमर तक ही पहुँचे, तभी लोग ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल खरीदेंगे। तो थर्ड सोल्यूशन है 2G और 3G बायोफ्यूल को प्रमोट करना। इसमें ये होगा कि फूड वर्सेस फ्यूल से इस डिबेट से भी बचना है। 2G मतलब पराली, बांस और व्हीट स्ट्रॉ से बनने वाला इथेनॉल, और 3G मतलब एल्गी वगैरह से बनने वाला इथेनॉल को अगर कमर्शियल बनाएंगे तो इसमें खाने वाला अनाज यूज़ नहीं होगा, इसलिए बहुत सेफ़ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके यूजेस को और एक्सपेंड करने चाहिए, जैसे IITs और LPG इक्विपमेंट रिसर्च है, उसमें अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो इथेनॉल पावर्ड कुकिंग स्टोव्स बना सकते हैं और डीजल में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डाइवर्सिफाइड एनर्जी बास्केट्स होना चाहिए, जैसे E100 सबका इलाज नहीं हो सकता, पॉलिसी में E20 E85 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स, इस सबको ऑप्टिमल यूज़ के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए। और हर चीज़ मतलब E100 पे ही कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन में ये कहेंगे, इंडिया का जो गोल है 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग में अचीव करना, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इंडिया इसे कम्प्लीटली
आत्मनिर्भर हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन में, और जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। बस 3 चीज़ें सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। एक टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस होनी चाहिए, जो भी व्हीकल, जो भी इंजन्स बनेंगे वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होनी चाहिए, और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। पानी के इश्यूज़ और 2G 3G प्रोडक्शन इथेनॉल के, उसको भी ध्यान में रख के और बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यहाँ पे टैक्स और सब्सिडी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रख के अगर इस पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया आत्मनिर्भर भी बनेगा और इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।